हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बाह्य अर्धचालक या अपध्रुवीय अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर की स्थिति को याद करेंगे। इफ़ द नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इनसिग्निफिकेंट एज एक्चुअली हैपन्स, देन इन सेमीकंडक्टर्स द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज नियरली इक्वल टू द number density of active donor atoms, and in p semiconductor the number density of hole in valence band is nearly equal to the number density of acceptor atom। अर्थात अगर बाह्य अर्धचालक या अपध्रुवीय अर्धचालक में ऊष्मीय ऊर्जा के कारण जो इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं उनकी संख्या नगण्य है, तो उस स्थिति में एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या करीब करीब डोनर एटम्स की संख्या के बराबर होती है, और पी सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या जो है एक्सेप्टर एटम की संख्या के बराबर होती है। अर्थात एन ई इज इक्वल टू एन डी एंड एन एच इज इक्वल टू एन ए। यह एन ई जो है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एन एच नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स है। एन डी नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स और एन ए नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम्स। According to the Fermi distribution function or Fermi-Dirac statistics, the number density of electrons in conduction band is given by Ne is equal to Nn e की पावर माइनस ECn माइनस EPn डिवाइडेड बाई KT इज इक्वल टू ND। और यहाँ पे Nn का मीनिंग यहाँ दिया गया है, और ये ECn और जो EFn है वो एनर्जी है बॉटम लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड फर्मी लेवल इन एन सेमीकंडक्टर। इन द सेम वे इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ होल इन वैलेंस बैंड इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 2, वेयर जो एन पी है उसका मीनिंग यहाँ दिया गया है। और इसी तरीके से ई वी पी और ई एफ पी जो है एनर्जी है टॉप लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड फर्मी लेवल इन पी सेमीकंडक्टर। अब इस इक्वेशन में जो है इक्वेशन 1 का उपयोग करके नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स का जो रेशो है वो ज्ञात करते हैं और लॉग लेते हैं। तो इस तरीके से फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इक्वेशन नंबर 3 से दिया जाएगा, और इसी तरीके से सेम वे से फर्मी लेवल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर वो इक्वेशन नंबर 4 से दिया जाएगा। So in n semiconductor the Fermi level will be slightly below the bottom level of the conduction band. With the increase in the number density of donor atoms, the Fermi level comes near ECn, and with the increase of temperature it moves away. In p-type semiconductor the Fermi level is slightly above the top level of valence band, and with the increase in number density of acceptor atom the Fermi level comes nearer EVP. With the increase of the temperature it moves away. The position of Fermi level in N and P semiconductor are shown in figures. So we see the figures. Now we will study about mobility of charge carriers. अभी तक जो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पढ़े एन टाइप सेमीकंडक्टर में और होल्स जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो इनकी मोबिलिटी या गतिशीलता किस तरीके से होती है। एट नॉर्मल टेम्परेचर द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन द वैलेंस बैंड इज द इन द सेमीकंडक्टर मूव्स रैंडमली लाइक पार्टिकल्स ऑफ ए गैस। द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर आर सेपरेटली इक्वल टू 0, बट व्हेन अ सेल और बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए सेमीकंडक्टर रोड एज shown in figure, then the free electron of the semiconductor experience an electric field towards the positive terminal and the holes towards the negative terminal. Due to the random motion of the electron and holes get modified, and the electron as holes are drifted in the opposite direction in the form of groups. The motion is termed as drift. The drift velocity of charge carrier in a semiconductor is proportional to the applied electric field, that is V is directly proportional to mu E. Here mu is a constant and it is called mobility of the charge carriers. Thus mobility of the charge carriers is defined as the drift velocity per unit electric field.
So drift velocity of electrons mu e, and drift velocity of holes mu h e, where mu e and mu h are mobility of electrons and holes. The mobility of electron in conduction band is greater than the mobility of the holes in valence band, as electric field is more effective on electrons in conduction band than holes in valence band. The mobility of charged particle can also be defined by the following equation: mu is equal to E upon m. Here E and m are the charge and the mass of the charge carriers, and 2 is the average time by the charge carrier in two successive collisions. In a given electric field, the drift velocity of electrons is opposite in direction to the drift velocity of holes. But as charge on these two carriers are also opposite, the current produced by both the charge carriers is in the same direction. If the current density due to drift velocity of electrons in J and due to the drift velocity of holes is mu h, Gh, then the total current density is equal to, then the total current density J is equal to Je plus Gh. But current density is equal to number density of charge carriers into charge into drift velocity. So J is equal to N into minus E into minus VE, or J is equal to N E mu E. Similarly, holes current density due to holes Gh is equal to P E mu H E. Total current density J is sum of Je and Gh, and it can be written as E N mu E plus P mu H. Hence, electrical conductivity of the instrict semiconductor is equal to J upon E is equal to E N mu E plus P mu H mho per meter, and the resistive is reciprocal of conductivity, so it is 1 upon sigma, and it is 1 upon E N mu E plus P mu H. Here are some values given for the germanium and silicon. So for N-type semiconductor, number density of electrons is nearly equal to number density of donor. So nu n is equal to E and D mu E. And similarly for P-type semiconductor, P is equal to Na. So n less than P. In that condition, electrical conductivity of P-type semiconductor is equal to E Na mu H. So the conductivity of the instrict semiconductor depends on the number density of donor and acceptor atoms. Thank you.